बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक के अंदर मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस में एक मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट और दूसरा जो है वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ठीक है जी, जो ऐसे यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, तो हेडिंग जो बुक के अंदर है वो मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस वाली है, लेकिन उसमें बीच में गन एंड बुलेट वाली भी है बात। तो देखें जी, फर्स्ट हमारे पास है मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि जिस वक्त आप गन में से फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और गन जो है वो पीछे मूव करती है, और इस टर्म को हम जो यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं? रिकॉइल। रिकॉइल, ठीक है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? रिकॉइल। रिकॉइल ऑफ गन ये कह सकते हैं। अब ये रिकॉइल की टर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? तो रिकॉइल की टर्म जो है वो यूज़ होती है रॉकेट के अंदर, कि जैसे रॉकेट में से गैसेस नीचे निकलती हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा? रिकॉइल है। इस लफ्ज़ रिकॉइल का क्या मतलब है ना? रिकॉइल का जो असल इंग्लिश में मीनिंग बनती है ना, ये मैं क्योंकि बेसिकली पंजाबी हूँ तो एक ऐसा लफ्ज़ है पंजाबी का, कुछ लोग इसको समझते होंगे, वो कहते हैं मेरा त्रा निकल गया। अब ये जो त्रा है ना, इसकी कोई उर्दू ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इस त्रा की जो है ना वो इंग्लिश रिकॉइल है। यानी बेसिकली ये जो रिकॉइल की टर्म है ना, रिकॉइल की टर्म का मतलब क्या होता है कि एकदम से जो है ना आप किसी चीज़ के लिए रिएक्टिव हो जाएं। ठीक है, आपने किसी चीज़ को देखा, फौरन ऐसे पीछे हो गए ना, ठीक है, समझ आ गई ना? इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल। तो अब गन और बुलेट के केस में यही होता है कि जैसे ही बुलेट आगे निकलती है तो गन जो है वो पीछे जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? रिकॉइल। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी। तो अभी इसको प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे कि जो गन से जब बुलेट फायर करते हैं आगे, तो गन जो है वो पीछे जर्क लगता है, तभी हम यहाँ पे उसको रख के बैठते हैं। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ दें तो इसका मतलब है गन फिर पीछे चली जाए। ठीक है जी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जैसे ही बुलेट फायर हुई तो गन जो थी उस पर पीछे जर्क लगा और उसका जो शेल था वो भी फायर, जो बुलेट थी उसका शेल भी आपको निकलता हुआ नज़र आया। ठीक है जी। देखें, अब इसमें जो आपकी केपीके की बुक है उसमें गन की बजाय वहाँ पिस्टल की एग्जांपल दी हुई है, पिस्टल बना हुआ भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनिशियली क्या होगा जब हम ये बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या चीज है कि गन है, बुलेट है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। इनिशियली क्या होगी? दोनों रेस्ट पे होंगे। ठीक है, चाहे हम पिस्टल कहें, चाहे हम गन कहें, चाहे हम कोई भी रॉकेट ले लें, कोई भी चीज़ है ना, इनिशियली दोनों क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी? ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो भी हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो। It means initial momentum of gun is also zero.
आप लोगों को पता है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी जीरो है तो इस वजह से मोमेंटम जो है वो जीरो होगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि गन और बुलेट के केस में जब हमने फायर नहीं किया, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम गन का भी जीरो, इनिशियल मोमेंटम बुलेट का भी जीरो। फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, इसको ले लें कैपिटल वी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है इसको हम ले लें स्मॉल वी, ठीक है जी। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कैपिटल वी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस वी। अब आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है जी। अब इसको हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो क्या है, फायर करने से पहले गन का मोमेंटम भी जीरो, बुलेट का मोमेंटम भी जीरो। जब फायर करेंगे बुलेट आगे जाएगी, गन का जो रिकॉइल है वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एम जी वी एफ जी और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट एम बी वी एफ बी। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो देखें टोटल फाइनल मोमेंटम क्या चीज़ हो जाएगी, मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। क्योंकि दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो था वो हमारे पास क्या था, नेट मोमेंटम जीरो था, तो इस वजह से इसको हमने जीरो लिख दिया। तो यहां से मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू जीरो। mass of gun final velocity of gun is equal to minus mass of bullet final velocity of bullet। क्लियर है। अब देखिए यहां से हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन माइनस mass of bullet velocity of bullet ओवर mass of gun। क्या चीज हो जाएगी, mass of gun। और क्योंकि हमने इसको जो है वो अभी V का था कैपिटल V, तो इसको कैपिटल V लिख दिया, मास ऑफ बुलेट मास ऑफ गन और साथ में स्मॉल v यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या चीज़ आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इसका जो लास्ट रिलेशन है इसको देखें तो क्या चीज़ है, v इज इक्वल टू माइनस mass of bullet mass of gun and velocity। ठीक है जी। तो यहां से ये हमारे पास क्या चीज आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन का रिलेशन आ गया। एक चीज यहां देखने वाली है कि यहां माइनस है। माइनस का मतलब क्या होगा कि जो गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बुलेट की वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। जो गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, ठीक है जी। तो इस वजह से यहां पे क्या चीज आ गई, माइनस। क्लियर है। अच्छा, अब आप देखें इसकी वैल्यू लेते हैं। वैसे तो यहां पे कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि भाई जो वेलोसिटी है ना गन की वो उतनी नहीं होनी कि जितनी बुलेट की होनी है, ठीक है। देखें सपोज हम ऐसे लेते हैं कि मास ऑफ बुलेट जो है वो हमारे पास है 20 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना है, 20 ग्राम।
अच्छा, और मैस ऑफ गन, जो नॉर्मल गन्स होती हैं उनका जो मैस होता है ऑलमोस्ट 5 kg आप लगा लें, इतना हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया? 5 kg। मैस ऑफ गन कितना है? 5 kg। मैस ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है ये आपके पास है 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट की वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट इसी रेंज की होती है। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी? 300 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो जो वेलोसिटी ऑफ गन आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? माइनस मैस ऑफ बुलेट 20 इंटू 10⁻³ kg। ये जो 20 ग्राम है इसको डायरेक्ट किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो उस केस में क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया? 5 इंटू 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट ना भी लिखें तो लास्ट जो रिलेशन है फिर उसमें यूनिट आ जाता है। तो यहाँ पे देखें ये कितना हो गया? 4। ठीक है जी, v इज इक्वल टू माइनस 1200 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1200 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और फिर ये कितना बनेगा ऐसे? -1.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आई वो कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन किस चीज़ को शो करता है? डायरेक्शन को। वो मैंने लास्ट पे नहीं लिखा। माइनस साइन किस चीज़ को शो करेगा? डायरेक्शन को। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ गन जो है फाइनली वो कितनी होगी? 1.2 मीटर। अब आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर हो तो क्या होगा? ठीक है, तो दो बेवकूफ़ बैठे हुए थे और उनको एक मक्खी तंग कर रही थी। अब वो बार बार उसको मारें और वो जाए ही ना, तो बहुत तंग पड़ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह करते हैं, एक गन लेके आते हैं ना। तो उन्होंने पास गन रखी, कहा जिधर बैठे ना बस मार दो। वो एक बंदे के माथे पे बैठी, दूसरे ने गन उठाई और फायर किया और गई मक्खी गई साथ। बंदा भी ये कहता है चलो कोई गल नहीं, एक उन्हों का गया तो एक साडा भी गया, काम बराबर हो गया। तो ऐसे ही है कि भाई अगर अपने दुश्मन पे हमला करते हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं? बुलेट फायर करते हैं। और अगर ऐसा हो कि गन का रिकॉइल की वेलोसिटी भी उतनी ही हो जितनी बुलेट की है, तो इसका मतलब है एक उनका गया और एक हमारा गया। ठीक है, तो इस वजह से जो गन है उसकी वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, क्योंकि उसका जो मैस है वो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, सही है। किसका मैस थोड़ा होता है? बुलेट का मैस थोड़ा होता है, गन का मैस ज़्यादा होता है। इस वजह से जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होगी। ठीक है, और फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब फायर करते हैं तो बेचारे फर्स्ट टाइम अगर फायर करें तो इतने डर जाते हैं। वो मेरा एक कज़न, तो उससे मैंने फर्स्ट टाइम फायर कराया तो गन फेंक के पीछे गिर गया बेचारा। तो ऐसे ही होता है, हालांकि इतना कोई जैक नहीं लगता। अभी आपने देखा भी था कि इतना कोई खास जैक नहीं होता, जस्ट बंदा उसको अच्छे तरीके से होल्ड करके बैठे। तो ठीक है जी, तो ये आपको बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या चीज़ ही? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब आप एफएससी करने के बाद एंटी टेस्ट में जाते हैं तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये डिटेल में बताया। उसमें ये लास्ट जो रिलेशन है इसका यूज़ आता है कि मैसेज दिए होंगे, वेलोसिटी दी होगी बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी होगी, या इसी तरह से जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट था मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का। वो कौन सा है? रिकॉइल मोमेंटम या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी देखते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सी चीज़ है? मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, यानी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उसका मोमेंटम हमने डिस्कस करना है। अब ये अगर आप बुक में से पढ़ेंगे ना तो उन्होंने थोड़ा सा क्लियरली इसको नहीं लिखा होता, सही तरह से बात समझ में नहीं आती भाई सारी बात का मकसद क्या है ना।
यहां से क्या बात हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैंने उस वाले में जानबूझ के जिक्र नहीं किया था, क्योंकि इसमें फिर उसका जिक्र करना होता है, वो ये कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व हो बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। मोमेंटम हमारे पास क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहेंगे कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, ठीक हो गया। किस तरह से इक्वल हैं? बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर ये मेन चीज है। मोमेंटम कंजर्व बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन, यानी मोमेंटम कंजर्व है बाय मैग्नीट्यूड भी और बाय डायरेक्शन भी। अच्छा, बाय मैग्नीट्यूड कैसे कंजर्व रहता है, ठीक है, उसके लिए आपने जो मोमेंटम वाला लेक्चर है उसमें ये चीज़ पढ़ी होगी। जैसे सपोज हम ऐसे लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये हमने लिखा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किस पे अप्लाई होती है, कैसे होती है? जो इलास्टिक कुलियन का लेक्चर आपने बुक में से पढ़ा होगा, उस लेक्चर के अंदर क्या बात है कि ये मैस है m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, सेकेंड मैस है m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v1 प्राइम। m1 की वेलोसिटी क्या हो जाती है? v1 प्राइम। और m2 की जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या हो जाती है? v2 प्राइम, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि इस कुलियन के अंदर जो मैसेज की डायरेक्शन है ना वो नहीं चेंज हुई, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, बुक में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आप जब भी बनाएंगे कोई भी चीज लिखेंगे तो इसमें आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि ये जो वेलोसिटी v1 है ना, अभी आप देखें मैंने इस वेलोसिटी v1 को किस तरह बनाया? छोटा है। ये v2 जो है वो बड़ी बनाई है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो v1 है वो ग्रेटर होगी। ये देखें ना, मैंने जानबूझ के ऐसे बना दिया ताकि मैं आपको दोबारा समझाऊं, फिर उसको मैं चेंज करूं। तो देखें v1 है, v2 है, ठीक है। क्या होगा? ये जो v1 है ये ज्यादा होगी, ठीक है, और v2 कम होगी, तब ये मैसेज आपस में जाके स्ट्राइक करेंगे, अदरवाइज ये कुलियन ही नहीं होनी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुलियन करने के बाद v2 की वेलोसिटी जो m2 है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम ज्यादा होगी और m1 की जो वेलोसिटी है v1 प्राइम वो कम होगी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हो सकता है रिपीट हो गई हो, लास्ट लेक्चर्स में ये बात आ चुकी हो, बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है कि इन कुलियन ऑफ टू इक्वल मैसेज, इन केस ऑफ कुलियन ऑफ टू इक्वल मैसेज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑब्जेक्टिव भी आता होता है, नॉर्मल एनुअल पेपर में भी आता है, एंटी टेस्ट में भी आता है। क्या चीज होगी कि इन केस ऑफ कुलियन ऑफ टू इक्वल मैसेज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। क्या हो जाता है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। अब इस इंटरचेंज होने का क्या मतलब है? जैसे यहां पे अगर मैं कहूं कि ये मैस था रेस्ट पे, ये मैस जो है वो मूव कर रहा था, जब ये स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद जो m1 है वो रेस्ट पे आ जाएगा और m2 जो है जितनी वेलोसिटी v1 की थी उस वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगा। जितनी वेलोसिटी v1 की थी उसके साथ मूव, यानी वेलोसिटी उसकी क्या होगी? इंटरचेंज होगी। इन केस ऑफ इलास्टिक कुलियन ऑफ टू इक्वल मैसेज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अब एक छोटी सी बात है, ऐसे मैं ये समझाता हूं, तो ये जैसे हाथ है ना, ये है ना, ये अब ये क्या था? ये रेस्ट पे है,
ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रेस्ट पे आ गया, ये उसी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। तो ये परफेक्ट इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल है जिसमें हम ये कहेंगे कि मैसेज अगर इक्वल होंगे तो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, एक की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाएगी। अच्छा, जिस वजह से ये मैंने सारी बात आपको बताई कि यहाँ पे देखें डायरेक्शन सेम है, बिफोर कुलियन आफ्टर कुलियन, इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व बाय डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की कैसे बात है वो फिर बहुत ज्यादा डिटेल में बात चली जाएगी। सिंपल मैं वैल्यूज बस लिख देता हूं कि सपोज आपके पास क्या है, ये जो वैल्यू है ये है 10 न्यूटन सेकेंड। ये वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन सेकेंड, और ये वाली जो वैल्यू है ये 5 न्यूटन सेकेंड। अब आफ्टर कुलियन क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम B15 होना चाहिए, सिंपल। यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेसिक थीम है वो कौन सा होगा, मोमेंटम कंजर्व बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन, यानी उन दोनों का सम टोटल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये टोटल 15 बन रहे हैं तो बाद में भी यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन बस मैंने इस तरह ही लिख दिया कि भाई जैसे इंटरचेंज वाली बात है ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 एंड 10। अब आप देखें तो डायरेक्शन वाइज भी कंजर्व हो गया, बाय मैग्नीट्यूड भी कंजर्व हो गया कि टोटल जो सम है दोनों साइड का वो कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मोमेंटम कंजर्व बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन। तो यहां पे आपने देख लिया डायरेक्शन भी सेम थी और उस तरह से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। अब इस चीज को यहां पे एक्सप्लोजिव में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये बेसिक बात है। तो देखें यहां पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एक बॉम्ब है, ठीक है, ये डेफिनेटली रेस्ट पे, इसका मतलब है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इसका जो है वो क्या होगा 0, ठीक है। टोटल इनिशियल मोमेंटम जो बॉम्ब का है वो हमारे पास क्या होना है 0, ठीक है। अब जब ये एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ये इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, जब ये एक्सप्लोड करेगा तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी जो है वो 0 होना चाहिए। अब फाइनल मोमेंटम 0 कैसे होगा, जैसे अभी गन और बुलेट वाली एग्जांपल में बात हुई थी, वहां पे जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो नेट सम 0 हो जाएगा, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो नेट सम जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होना है, बॉम्ब जब एक्सप्लोड करेगा तो उसके पीसेस कैसे जाएंगे, तो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर तो आपको उसके पीसेस जो हैं वो स्लो मोशन में थोड़े जाते हुए फील हों, ऑपोजिट जाते हुए नज़र आए, तो आपको ये पता लगेगा कि जो है ये बात जो है ये किस तरह से एप्लीकेबल है। तो अभी आपने देखा कि मैंने ट्राई की कि आपको पता लगे कि इसके पीसेस किस तरह से जाएंगे। तो इसको यहाँ पे हम बनाते हैं, क्या होगा, ये मैस जो है ये जब एक्सप्लोड करेगा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये डिमांड करता है। अब ऐसा क्यों होना है भाई ना, नेचुरल है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना वो वायलेट ना हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या डिमांड करता है कि ये जो मैस था ना ये ऐसे पीसेस में एक्सप्लोड करे, जब ये एक्सप्लोड करे तो ऐसे पीसेस में एक्सप्लोड करे कि वो ऐसी डायरेक्शन में जाएं कि जब हम उनका नेट वेक्टर सम करें तो वो आंसर क्या आ जाए 0। जब हम उसका वेक्टर सम करें तो नेट आंसर क्या आ जाए 0। मैं बात रिपीट करता हूं, क्या होगा कि मैस जब एक्सप्लोड करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये डिमांड करता है
कि ये पीसेस ऐसी डायरेक्शन में जाएं कि जब हम उसका नेट वेक्टर सम लें तो वो आंसर क्या आ जाए, 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो वायलेट नहीं हुआ। अब वो कैसे, तो ये अगर मैं कहूँ कि ये m1 मैस है और ये इसकी वेलोसिटी है v1, ये मैस है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है v2, ये मैस है m3, इसकी वेलोसिटी क्या है v3। अब जब हम इनका वेक्टर सम करेंगे हेड टू टेल रूल से, ये बात आप वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 2 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, हम उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। किस तरह से, पहले हमने एक वेक्टर प्लेस किया, उसके हेड पे हमने सेकेंड वेक्टर प्लेस किया v2, उसके हेड पे हमने थर्ड वेक्टर प्लेस किया, ठीक है जी, v3। अब आप देखें कि वेक्टर का रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट। वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट। तो टेल ऑफ द फर्स्ट भी इधर ही है और हेड ऑफ द लास्ट भी इधर ही है। इट मींस इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, 0। इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड करेगा उसके पीसेस ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे कि नेट मोमेंटम 0 हो जाए। कैसे कि डायरेक्शंस की जो वेलोसिटी बनी, ठीक है, उसको जब हमने ऐड किया नेट वेलोसिटी, इवन नेट वेलोसिटी मीन के नेट मोमेंटम, आपको पता है कि भाई मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको अगर इस तरह से दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने वहां लिखा था, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0, ऐसे, यानी इनका वेक्टर सम जो है ना वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहां पे ये V1 था, इट मींस कि मोमेंटम कौन सा होगा, P1, ऐसे, क्योंकि ये वेक्टर ट्रीटमेंट है सारी, तो बेहतर होता है कि हम इस पे एरोज भी लगा दें। P1 ये साइड का मोमेंटम क्या होगा, P2 ये साइड का मोमेंटम क्या होगा, P3। अभी आपकी जो बुक है KPK की जो रिवाइज एडिशन आया है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम भी बनी है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो वहां से आपने उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है, ठीक है जी। ये वाली बात है। अब एक लास्ट बात ना भाई, आपसे मैं कहूँ कि भाई बॉम्ब जब एक्सप्लोड करते हैं उसके पीसेस किधर जाते हैं, तो आप पहले तो सोचेंगे किधर जाते हैं, कोई कहेगा हर तरफ जाते हैं, तो भाई वही बात है ना, हर तरफ से मतलब आप, कोई कहेगा चारों साइड पे जाते हैं। अच्छा, वो चारों साइड वाला ज्यादा आसान हो जाता है। ये अब ऐसे एडिशन हो सकते हैं आपको प्रॉब्लम कर रही हो कि भाई पता नहीं ये एडिशन कैसे की है, तो आप देखें जो चारों साइड वाली बात है वो कैसे, कि अगर एक्सप्लोड करे, एक पीस इधर गया, एक पीस इधर गया, एक पीस इधर गया। अब ये जरूरी नहीं होता है कि भाई आप ये समझें कि भाई सारे पीसेस बराबर बराबर कैसे हो जाएंगे ना, भाई 4 पीस बनाने हैं तो उसने कोई सोच के रखा होना भाई सबका मैच बराबर, मकसद वो नहीं है। मकसद ये कि जो जितना भी सारे नेट बनेंगे ना, डायरेक्शन वैसे अपोजिट होगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड नेट सम करेंगे तो डायरेक्शन की वजह से वो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये M1 M2 M3 और ये कौन सा होगा, M4, तो ये इधर जाएगा। अब जब ये बनाया जाता है ना तो आप फौरन कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैस अगर ज़मीन पे पड़ा हो तो नीचे कहाँ जाएगा, तो जाता है ना, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो नीचे आपको पता है कि गड़ा बन जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी देखा सुना हो या नहीं तो बेशक आप उसको देख लीजिएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो उतना गड़ा भी ज़्यादा बनता है, तो नीचे भी जाता है। अब इनको देखें, अगर हम इनका नेट सम करते हैं, ठीक है, इसको कहें कि ये कौन सा हो गया P1, ये कौन सा हो गया P2, ये कौन सा हो गया P3 और ये कौन सा हो गया P4। अब अगर हम इनका नेट सम करते हैं तो देखें, इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन या मोमेंटम की इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन, नेट सम क्या आ गया, 0। जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे आ गए। तो बेसिक थीम इसका ये है कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करता है तो उसके पीसेस ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं कि नेट मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन, ठीक है। बहरहाल आपके नॉलेज से बियॉन्ड बात है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये फिर सेकेंड ईयर में जब यूज़ होगा ना तो वहाँ ये लाइन लिखी होती है,
फिर आप ये बात भूल चुके होते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने कुछ इसके हवाले से पढ़ा था। तो सेकेंड ईयर में जो है, एक मिनट यार फ़ोन वाले भी तंग करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में ये प्रॉपर लाइन लिखी हुई है कि जो फोटॉन है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, टू कंजर्व मोमेंटम। मैंने बात थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह गोल कर दिया कि भाई आप सोचें ना कि वो कौन सी बात है। जस्ट जब आप सेकेंड ईयर में वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको फिर ज़हन में ये बात आएगी कि ये टू कंजर्व द मोमेंटम वाली बात असल में आई कहाँ से, तो वो ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है जी, थैंक यू।